हाय। Hi, a very good afternoon. फोटो में और आपकी दाढ़ी अभी, ये कब की फोटो है? This is 3 years back. ओके, दिस अ मोर इंटेलेक्चुअल लुक. Yeah, that is why हाँ, it आई is ऑल्सो there. ट्राइड द सेम, इट डजंट वर्क बट सिंस वी आर ऑन अ मोर इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, मैं आपसे वैसे पिछली बार भी मैंने आपसे बातचीत की थी तो तब हमने स्टील की बातें की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की थी, तो इस बार थोड़ी अलग बातें करना चाहते हैं हम आपसे. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करना चाहते हैं कि दुनिया पूरी बदल गई है क्या. एंड सिंस वी आर लाइक, आई कांट बिलीव वी आर टीवी चैनल एंड देयर इज ब्रेकिंग न्यूज़ कि अभी यूएस इजराइल हैव अटैक्ड ईरान. ईरान हैज़ attacked US bases in Qatar, Bahrain, UAE, I don't know, couple somewhere else also, Kuwait, I think. So 7 countries are already in this war, or whatever you call it. And we've had these massive trade conflicts all over the world because of the US tariff regime. ये पूरा कर दिया है. तो दुनिया क्या बदल रही है. ये पूरा, ये जो इतने सारे डिप्लोमेसी के यहाँ सेशन भी हुए हैं, मैंने देखा है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है तो भाईगिरी चल रही है. तो आपको क्या लग रहा है दुनिया में क्या हो रहा है. एंड दिस, टॉक अबाउट दिस ईरान थिंग, इससे भी क्या फ़र्क पड़ेगा, एंड जो ट्रेड का भी हुआ है, और इस सब में इंडिया को क्या करना चाहिए. First of all, a very good afternoon to all the distinguished guests here. And it is a great opportunity for me to be here speaking about such a subject. तो चेतन जी, पहले आपको बता दूं कि मैं इस सब्जेक्ट का बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं, तो जो मेरा पर्सनल थॉट्स है वो मैं शेयर करूंगा. और की आपने बात की, इट इज़ सिंस लास्ट नाइट वी आर अवेयर क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में. ईरान ने भी अभी जैसे आपने कहा अटैक कर दिया है वापस. तो वर्ल्ड ऑर्डर डेफिनेटली रिकैलिब्रेट हो रहा है, पूरा चेंज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग कोविड के टाइम से वी हैव बीन सीइंग द काइंड ऑफ जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट्स आर हैपनिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. कुछ दिन पहले हमने वेनेजुला का देखा. So I feel in the last 5 years, geopolitics is broadly governed by geoeconomics. और दादागिरी तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कहीं ना कहीं चली रही है. एंड इकोनॉमिक्स जिसके फेवर में है वो आज की डेट में कुछ हद तक डिक्टेट कर रहा है. एंड इन द सेम कंटिन्यूएशन वी सी व्हाट वी आर सीइंग सिंस लास्ट नाइट कि अटैक्स हुए हैं. सबको पता है कि ईरान के अगेंस्ट अटैक करने का रीज़न क्या है. ऑयल इज़ द मेजर रीज़न. कंट्रोल ऑफ पावर ओवर ऑयल इन द गल्फ कंट्रीज इज़ द बिगेस्ट रीज़न बिहाइंड दिस. वेनेजुला में भी हम लोगों ने देखा, दैट वाज द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से अटैक हुआ. सो डेफिनेटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रिकैलिब्रेट हो रहा है, रीअलाइन हो रहा है, जहाँ पे जियो पॉलिटिक्स की जगह जियो इकोनॉमिक्स प्ले कर रही है. जहाँ पे पहले हम लोग द पॉलिसी ग्लोबल इकोनॉमिक्स यूज टू और जियो पॉलिटिक्स यूज टू रन ऑन हु इज एबल टू सप्लाई चीपर एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड, एंड विच वॉज ब्रॉडली चाइना. और किसी को उसमें प्रॉब्लम नहीं थी चाइना से इंपोर्ट करने में. लेकिन आज की डेट में मोर देन जियो इकोनॉमिक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट who's got the control on data, who has got the control on energy, who's got the control on chips, who's got the control on semiconductor. तो ये जो कंट्रोलिंग एटमॉस्फेयर प्रेशियस मेटल्स और इन सारी चीज़ों पे क्रिएट हो रहा है वर्ल्ड में. सो डेफिनेटली मोर देन cheaper product, what we are more interested, the world is more interested is an integrated approach, जहाँ पे सस्ता कम या ज़्यादा कॉस्ट थोड़ी सी चलेगी, बट डिक्टेशन किसका चलेगा, गुंडा दादागिरी किसकी चलेगी, जैसे आपने कहा, ये डिफाइन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. ऑब्वियसली दादागिरी कुछ हद तक तो यूएस की चली रही है, हम सब जानते हैं, एंड देयर इज़ नो डिनाइंग इन द फैक्ट. बट आई फील दैट अगर हम लोग इंडिया की पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंडिया इज़ वेरी वेल पोजिशन्ड राइट नाउ, बीइंग डेमोक्रेटिक, having the kind of scale that we have in terms of land area, in terms of population. We have the scope where we can substantially enhance our product manufacturing base, being democratic and being very stable in terms of politics.
we have the environment which is disseminating comfort and confidence in the world. So, moving away from China as we see the world is trying to, definitely it's very difficult to decouple from China for anybody right now. आज की डेट में अभी हम लोगों के सेशन के थोड़ी देर पहले अमिताभ कांत जी के सेशन में मैं सुन रहा था कि ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक precious metals or renewable energy are all broadly being controlled by China. So whether it be US, Europe or anybody, decoupling from China is definitely not possible. But the world is shifting in terms of trade specifically. The world is shifting towards de-risking, I would say. जहाँ पे China +1 या strategically alignment की पॉलिसीज़ पे लोग काम कर रहे हैं और जिसका बेनिफिट आज की डेट में डेफिनेटली इंडिया इज़ वेरी वेल पोजीशन्ड कि वो बेनिफिट उठाए और हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से एआई समिट हुई, जिस तरह से एफटीए साइन हो रहे हैं. इंडिया इज़ नॉट जस्ट ट्राइंग टू हैव ट्रेड एग्रीमेंट्स बट इंडिया इज़ काइंड ऑफ क्रिएटिंग द ट्रेड कॉरिडोर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो लॉन्ग टर्म में इंडिया को काफ़ी सब्सटेंशियली सपोर्ट करने वाला है. और ये एक बड़ा शिफ्ट इंडिया के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिवली मुझे दिखता है कि इंडिया के फेवर में जा सकता है. ठीक है, तो कई सारी आपने चीज़ें बोली बट मैं एक एक करके 2-3 कवर करता हूँ. आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग की बात की, काफ़ी देर से ये हो रहा है कि चाइना से लोग चाइना पे डिपेंडेंस हटाना चाहते हैं. इंडिया इज़ परफेक्ट प्लेस कि भाई यहाँ बना लो फैक्ट्री में माल. बट व्हेन यू सी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, आई मीन एक तो जो उनकी रेंज है फ्रॉम द चीपेस्ट टॉयज़ टू लाइक इवन हमारे दिवाली के आइडल्स भी वहाँ बन रहे हैं. और देयर वेबसाइट्स लाइक टेमू विच इतना सस्ता उसमें माल मिलता है कि ऐसे हैरानगी होती है. राइट फ्रॉम देयर टू BYD के कार्स हैं विच आर गिविंग टेस्ला कॉम्पिटिशन, दे आर मेकिंग रोबोटिक्स थिंग्स लाइक दैट एंड द मैसिव मैन्युफैक्चरिंग बेस. राइट, हमारे यहाँ वो हम नहीं, आप क्योंकि इंडिया में आपके बड़े बिजनेस हैं, आप इतने बड़े बड़े बिजनेस यहाँ खोले अपने चलाते हो, यहाँ हम क्यों नहीं हम क्यों नहीं ये सब बना पाते? क्या चक्कर है? हम महंगे हैं, हमें काम आता नहीं, कुछ यहाँ के लॉज गलत हैं, क्वालिटी हमें नहीं पता क्या होती है क्या, मतलब क्योंकि अब टुडे चाइनीज गुड्स हैव गुड क्वालिटी ऑल्सो. देयर आर सम गुड चाइनीज टीवी ब्रांड्स, फोन ब्रांड्स. व्हाट इज इट? आपको क्या लगता है कि हम क्यों नहीं वो पकड़ पा रहे? उसका 20-30% भी हम नहीं कर पाए अभी. देखिए, अगर इफ ये जो कंपैरिजन चलता है चाइना वर्सेस इंडिया या चाइना वर्सेस एनीबडी इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक दिस कंपैरिजन इज नॉट फेयर. अगर इंडिया की बात करें या किसी भी यूएस की भी बात करें तो चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लीडर है. चाइना इज द गॉड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वे 60 to 80% इज द मार्केट शेयर इन डिफरेंट सेगमेंट्स, स्पेशली द इम्पॉर्टेंट वंस मेंशन्ड. सो उसमें अगर आप पूरे वर्ल्ड का 60 से 80% मार्केट शेयर मैन्युफैक्चरिंग में कैप्चर कर रहे हैं तो, और आप ये सोचो कि ये शिफ्ट हो जाएगा इंडिया की तरफ, तो ये कभी नहीं होने वाला है. वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि चाइना से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी, हम नहीं पूरा वर्ल्ड काफ़ी पीछे रह गया है. और आई थिंक अब कैचअप करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है. हैविंग सेड दैट, मेरे को लगता है कि इंडिया को चाइना के को कॉम्पीट करने की या चाइना के बराबरी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, चाइना के चैलेंजेस डिफरेंट थे. इंडिया को अपने चैलेंजेस देखने पड़ेंगे कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमको उस हिसाब से चलना पड़ेगा. हैविंग सेड दैट, आप जैसे बोल रहे थे BYD की गाड़ियों की, तो अभी JSW ग्रुप है साइंड अप विथ MG और MG की गाड़ियां हम लोगों को बहुत ही जल्दी रोड पे दिखेंगी. टाटा ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर रहा है. तो शिफ्ट तो काफ़ी बड़ा आया है इंडिया में भी, ऐसा नहीं है. आई वुड से दैट द पॉलिसीज आर करेंटली इन इंडिया वेरी वेल अलाइंड विद द फ्यूचर ऑफ इंडिया. प्रॉब्लम है कि उसको हम कितना फास्ट, कॉस्ट एफिशिएंट उसको स्केल अप कर सकते हैं. स्केल अप करने के लिए पॉलिसी का ग्राउंड पे अलाइनमेंट होना चाहिए, फ्रिक्शन कम होना चाहिए बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ कंपनीज और इन टर्म्स ऑफ व्हाटसोएवर. तो पॉलिसीज आर वेरी स्ट्रांग. ग्रोथ स्टोरी इंडिया की फ्यूचर इज वेरी वेरी स्ट्रांग. ज़रूरत है कि थोड़ा सा हम लोग पॉलिसी को ग्राउंड पे कितना फास्ट उतार सकते हैं, कितना फास्ट उसको स्केल अप कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को इंक्लूसिव कर सकते हैं उसमें,
और कैसे इसको हम फ्रिक्शन फ्री एटमॉस्फेयर में बिटवीन द पॉलिसी मेकर्स एंड द पीपल हु हैव टू अडेप्ट टू इट, उसके फ्रिक्शन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स ऑल्सो, अब एआई कह रहे हैं इतने सारे जॉब्स लेगा, स्पेशली वाइट कॉलर जॉब्स, जो यहाँ पे हर मिडिल क्लास पेरेंट्स में अपने बच्चों के लिए सपना है। अभी टेक सेक्टर में बैंगलोर में जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियाँ हैं, पूरी दुनिया में एक्चुअली जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दे आर फेसिंग मेजर क्राइसिस जस्ट बाय द लास्ट 2 मंथ्स में जो एआई में डेवलपमेंट हुई है। मैन्युफैक्चरिंग आप कह रहे हो हम चाइना के लेवल नहीं, छोड़ ही दो, वो नहीं, अब हार गए हम वो रेस, एक तरह से आपने यही कहा है। तो अभी जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो आएंगे, वो कहाँ नौकरियाँ करेंगे, कैसे उनके लिए जॉब क्रिएशन होगा, या आपको थोड़ा ब्लीक फ्यूचर दिखता है या ब्राइट दिखता है? फ्यूचर इंडिया का बहुत ही ब्राइट है। जैसे मैंने कहा, जब आज से हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि नई चीज़ आई है कंप्यूटर जो दुनिया के सारे जॉब्स खा जाएगा। उसके तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स 40 साल में हर 5-10 साल में एक एरा आया है। आप देखोगे इंटरनेट आया तो लोगों ने कहा कि जॉब चले जाएंगे, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं, इतिहास गवाह है कि इट हैज़ नेवर कॉज्ड अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। द इशू इज़ कि हम लोग को अपना स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव करना पड़ेगा और वेन्यूज चेंज होंगे वेयर द जॉब्स वुड बी अवेलेबल। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब जैसे आज की डेट में आईटी कंपनीज की आपने बात की, वी आर सीइंग अ मेजर फॉल इन द स्टॉक मार्केट एंड एल्सवेयर इन द आईटी फर्म्स। उसका एक रीज़न है, आईटी फर्म्स हम लोगों के यहाँ मेजरली सर्विस ओरिएंटेड जॉब कर रही हैं ड्यू टू चीपर लेबर। दे नेवर माइग्रेटेड एंड दे नेवर डिड R&D। अभी लास्ट सेशन में अमिताभ कांत जी कह रहे थे कि 0.5-0.6% इंडिया का R&D पे एक्सपेंडिचर है, जबकि बाकी डेवलप कंट्रियों का, जापान है, कोरिया, इन सब का 3 से 4% के रेंज में है। सो वेयर आर वी लैकिंग? सो प्राइवेट पीपल, IT सेक्टर और अदरवाइज, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन R&D। सो व्हाट वी नीड इज द नीड ऑफ द, अभी गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का R&D पे पैकेज भी दिया है कि 50% अगर आप लगाओगे तो 50% गवर्नमेंट उसमें सब्सिडाइज करेगी। सो द होल आइडिया इज कि वो 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट देने तैयार है, प्रोवाइडेड कि 1 लाख करोड़ प्राइवेट सेक्टर भी लगाए R&D में। So going forward, the top 200-300 companies, they need to come forward. They need to spend money on R&D, take the initiatives or the policies given by government to quickly on to another level to scale up the operation in a very inclusive way with technology and everything else. So India का growth story बहुत strong है। ज़रूरत adaptation की है, ज़रूरत scalability की है और इसको फास्ट करने की है। जितना द विंडो इज ओपन, करेंटली द विंडो इज ओपन, हम इसको कितना इनकैश कर लेते हैं वो हमारे ऊपर है। देखिए, अपॉर्चुनिटी ग्लोबली अवेलेबल है, इंडिया में चैलेंजेस लोकल हैं, तो वो हमें अपने अंदर सही करने हैं। पॉलिसी में मेरे हिसाब से देयर आर नो चैलेंज एज ऑफ नाउ। ठीक है, अभी ये इतने सारे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, अभी यूरोप के साथ हुआ और बहुत हिस्टोरिक बताया जा रहा है, US के साथ भी होने वाला था, फिर रुक गया है, अभी ऑलमोस्ट इन द प्रोसेस है। पहली बात तो ये इतने सारे क्यों सडनली हो रहे, और इसमें भी मैंने जहाँ तक एटलीस्ट प्रिलिमिनरी जो FTA यूरोप आया कि काफ़ी सारे टैक्सेस उनके गुड्स के कम हो जाएंगे, उनकी गाड़ियाँ यहाँ सस्ती हो जाएंगी, और तो उससे हमारे यहाँ फ़र्क पड़ेगा। फ्रेंच वाइन, कई लोग जो वाइन पीने वाले हैं शायद वो एक्साइटेड हैं कि फ्रेंच वाइन अब सस्ती हो रही है, पर हमारी नासिक वाली वाइन्स कौन पिएगा फिर, है ना? मैं ये नहीं कह रहा किसी को पीनी चाहिए शराब, पर मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, ये सब भी इंडियन बिजनेसेस को सडनली यूरोप का माल आ रहा है, चीज़ आ रही है, अमूल चीज़ फिर पे इम्पैक्ट रियली दे आर टॉकिंग ऑफ 100% से 10% ड्यूटीज ऑन मैनी ऑफ दिस प्रोडक्ट, मे बी नॉट ऑन चीज़ बट डेफिनेटली वाइन देयर वाज टॉक, कार्स देयर वर टॉक। इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये क्यों हो रहा है अभी? इज दिस द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? ये दादागिरी है या ये हम खुशी खुशी कर रहे हैं? नहीं, ये दादागिरी नहीं है। आई थिंक वी आर ऑलरेडी लेट विद दिस काइंड ऑफ FTAs। इट शुड हैव हैपेंड बिफोर। इंडिया की स्ट्रेटेजी हमेशा डिफेंसिव ट्रेड पॉलिसी की रही है, जहाँ पे वी आर ऑलवेज स्कैर्ड दैट यूरोपियन और अदर पीपल, अदर डेवलप्ड कंट्री वुड फ्लड अस विथ चीपर प्रोडक्ट्स एंड हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज उसको केटर नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम लोग हमेशा अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी डिफेंसिव रहे हैं।
And currently, however, India is proactive where it is more inclusive policies that we are trying to do, more structural policies. We are dealing with the policies in a very smarter way. We are very sector specific, phased out manner में हम लोग चीज़ों को ला रहे हैं. We are we know exactly what we want. जो भी आप FTAs में देखेंगे तो जहाँ पे हमारे मेन सेक्टर्स हैं जहाँ गवर्नमेंट को सेफगार्ड करना है ब्रॉडली, फार्मर्स हैं या AI है, टेक्नोलॉजीज हैं जो हमको बाहर से लाना है और हमें वहाँ से भेजना क्या है. So that clarity on a very broad level, on a very deep level, the government has. So while these policies will definitely put pressure on the industries or on the small scale industries, especially which are manufacturing in India, government उनको safeguard कर रही है to a great extent. And it is high time that we need to improve our efficiencies, we need to adopt to technologies. Obviously, wherever required, government will definitely intervene, and it is already ये होता रहा है पिछले 10 सालों में भी. अगर मैं specifically steel sector की भी बात करूं, so anti-dumping duties वगैरह regularly government on and off लगाती है wherever required. But this is not the final solution. The final solution is that we are competitive, we adopt technology, we scale ourselves, we should be able to provide the best products at the least possible price, and these FTAs will somewhere smoothen out the integration of these projects in terms of making it cheaper, in terms of availability of technologies, raw materials, whatsoever, wheresoever required in different segments, and make us fitter. तो अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे नटशेल में तो डेफिनेटली चैलेंज आने वाला है. बट ये सारे जो FTAs हो रहे हैं, these are in a way an opportunity even for SMEs to adopt to the things which will be available through these FTAs and rewrite their story progressively. ठीक है, वन टाइम खत्म हो गया. एक लास्ट छोटा सा आंसर फटाफट देना कि अभी ये जो पंगा हो रहा है ईरान में, तो इंडिया के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है? हमें उनको लड़ने देना चाहिए या हमें बोलना चाहिए गलत बात है लड़ना, या साइड लेनी चाहिए, दोस्तियां लगा लेनी चाहिए, झप्पी गालनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इंडिया को तो ये सोचना पड़ेगा कि इस वॉर का इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर एनर्जी सेक्टर में आएगा इन द शॉर्ट टर्म फ्यूचर, एंड ऑलरेडी पीपल आर अवेयर इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑलरेडी स्पोकन कि करीबन 180-190 बिलियन डॉलर्स का फॉसिल बेस्ड इंपोर्ट है. तो इंडिया को तो नियर टर्म में इमीडिएटली ये सोचना है कि हम अपनी एनर्जी को सिक्योर कैसे करें एट अ रीजनेबल प्राइस. एंड definitely it will this war will impact India, I think mostly in energy sector, what I understand, and that is one prime area where we need to immediately focus and अपना जो self interest है उसको watch करना चाहिए. And I don't think India has much to say in this, because in between Iran and this war, apart from that, obviously war nobody likes and nobody wants, and India is not a war supportive country. Having said that, there is no need to get into unnecessary troubles. ठीक है सर, अब आप स्टील बनाना छोड़िए और अब आप ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में सोच सकते हैं. थैंक यू सो मच, ग्रेट सेशन. Thank you for having me. Thank you.